हेलो नमस्कार। मैं अर्चना, हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे कन्यादान कविता 10वीं कक्षा में, जो ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान कविता है वो करेंगे। तो पहले ऋतुराज जी ने जो ये कविता लिखी है, ये लड़की का जब दान किया जाता है, लड़की की जब शादी होती है और वो दूसरे घर चली जाती है, उस समय उसकी माँ किस तरह से दुखी होती है, किस तरह से उसे समझाती है, ये सारी बातें इस कविता के अंदर आती हैं कि भाई लड़की को किस तरह से उसकी माँ जब दूसरे घर जाएगी तो किस तरह उसे समझाती है, किस तरह चिंता करती है और वो कितनी दुखी होती है, वो सब कुछ इस कविता के अंदर है। तो चलो अब शुरू करते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कहते हैं कि जब लड़की का दान हो रहा है, लड़की की शादी हो रही है, कन्यादान हो रहा है, उस समय लड़की की माँ का जो दुख था वो बहुत ही वास्तविक था, सच्चा दुख था। वो वास्तव में ही बहुत दुखी थी लड़की को दान में देते वक्त, कन्यादान करते हुए, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके सारे जीवन की पूंजी है, अर्थात है कि उसने अपने जीवन में आज तक जो कुछ कमाया वो आज उसका सब कुछ कहीं और जा रहा है। तो इस तरह से लड़की की माँ को लगता है कि उसका जो सब कुछ कमाया हुआ आज उसके पास से जा रहा है। तो लड़की की माँ बहुत ही दुखी है कि क्योंकि लड़की की माँ जो है वो हमेशा अपनी बेटी से ही अपनी सुख दुख की बातें करती है, तो आज उसका सहारा जा रहा है कि अब वो किससे बात करेगी, इस प्रकार से वो सोच रही है। और उसके दिमाग में अभी ये भी बात है कि वो अभी इतनी समझदार नहीं हुई है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि लड़की अभी सयानी यानी समझदार, लड़की अभी समझदार नहीं हुई है, अभी इतनी भोली सरल थी, वो अभी भोली भाली है, उसे समाज के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसने आज तक सुख ही सुख को पढ़ा है, अर्थात अपने घर में उसका वास्ता आज तक सुख से ही हुआ है, दुख से कभी उसका वास्ता नहीं हुआ है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो कवि कहते हैं कि दुख का उससे आज तक कभी भी वास्ता नहीं पड़ा है, तो उसे दुख तो पढ़ना ही नहीं आता, बाँचना नहीं आता, मतलब पढ़ना नहीं आता, अर्थात दुख का तो उससे आज तक कभी वास्ता ही नहीं हुआ है, दुख को देखा ही नहीं है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। आज तक उसने पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश के अंदर, आज तक उसने लयबद्ध पंक्तियों में सुख ही सुख को बाँचा है, दुख को कभी भी नहीं बाँचा है। लड़की की माँ उसे मतलब सोच रही है कि मेरी बेटी जो है आज तक उसने कभी दुख को तो देखा ही नहीं है, तो मैं किस प्रकार से मेरी बेटी को भेजूं, किस प्रकार से उसका कन्यादान करूं। तो इस प्रकार लड़की की माँ बहुत ही चिंतित है कि अभी उसकी बेटी सयानी नहीं हुई है और उसके सारे जीवन की जो भी पूंजी है वो अपनी बेटी को ही मानती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और उसे आज तक उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दिया है। लेकिन अब वो दूसरे घर जा रही है तो उसको चिंता है इस बात की, तो इसलिए वो बहुत ही दुखी है। अब माँ अपनी बेटी को समझाती हुई कहती है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटी, अपनी सुंदरता को पानी में देखकर, अपना चेहरा जब तुम पानी के अंदर देखो, अपनी परछाई जब तुम अपने पानी के अंदर देखो, तो अपनी सुंदरता को देखकर उसके ऊपर घमंड मत करना, उसके ऊपर रीझना मत, ज़्यादा प्रसन्न मत होना, क्योंकि जो ये सुंदरता है ये कुछ ही समय की होती है, इसके ऊपर घमंड करना गलत होता है। अपनी बेटी को सभी तरह से वो समझाने की कोशिश करती है। फिर कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं।
अपनी बेटी को कह रही है कि बेटी जो आग होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, किसी को जलाने के लिए नहीं होती। तो इस प्रकार से वो उसे समझाना चाह रही है कि इन पंक्तियों के माध्यम से लड़की की माँ अपनी लड़की को समझाना चाह रही है कि बेटी किसी के अत्याचारों को सहन मत करना। अगर कोई तेरे ऊपर अत्याचार करता है तो उनको सहन मत करना, कि अगर कोई तेरे साथ दुराचार करना चाहे, कोई गलत व्यवहार करना चाहे तो उसको सहन मत करना। कहती है कि रोटियां जो हैं, रोटियां आग जो होती है वो रोटियां ही सेकने के लिए होती है, ना कि क्योंकि लड़की की माँ को समाज में सुनी हुई बातों की वजह से बहुत डर लग रहा है कि समाज में सुनने को आता है कि भाई उस लड़की को जला दिया गया, उसके साथ ये व्यवहार किया गया। तो इसलिए वो अपनी बेटी को पहले ही समझाना बुझाना चाहती है। दोनों तरह से समझा रही है कि अपनी सुंदरता के ऊपर भी मत रीझना, और अगर तेरे ऊपर कोई अत्याचार करे तो उसको भी तुम सहन मत करना। तो इस प्रकार से लड़की की माँ अपनी बेटी को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से समझाना चाह रही है कि अपने घर में अच्छे से रहना जाकर, लेकिन अगर तेरे ऊपर कोई अत्याचार करे तो उसे सहन मत करना, क्योंकि अत्याचार नहीं करना चाहिए। अब आगे कहती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, कि जो ये वस्त्र और आभूषण मिलते हैं तुझे, आज जो ये इतने अच्छे अच्छे वस्त्र और जो ये गहने मिल रहे हैं, ये एक भ्रम के समान हैं। इन्हें देखकर तू ज़्यादा खुश मत होना, कि बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण, लड़की को उसकी जब शादी होती है, ज़्यादा अच्छे अच्छे वस्त्र और अच्छे अच्छे गहने लड़की की जब शादी होती है तो उसी समय लड़की को मिलते हैं। तो कहती है लड़की की माँ कि बेटी तुझे ये जो मिल रहे हैं ये एक प्रकार से तेरे जीवन का बंधन है। ये तुझे याद दिलाएंगे कि आज तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। तुम दूसरे घर चली गई हो तो तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई हैं, कि ये एक स्त्री के लिए एक बंधन की तरह होते हैं। हमेशा यही याद दिलाते हैं कि तुम अब दूसरे घर में आ गई हो और एक तुम जिम्मेदार बन गई हो। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब लड़की की माँ उसे समझा रही है कि बेटी तुम दूसरे घर जा रही हो, लड़की तो होना, कि लड़की की तरह रहना। वहाँ जाकर तुम ये दिखाना कि तुम एक लड़की हो, लड़की की तरह लोक लाज और शर्म, सभी तरह से लोक लाज रखना, शर्म बरतना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब अंत में समझाना चाह रही है कि लड़की की तरह कमज़ोर मत दिखना, कि लड़की की तरह तुम अपने घर की मान मर्यादा का तो सारा पालन करना, लेकिन लड़की की तरह कमज़ोर दिखाई मत देना, कि कोई कमज़ोर समझकर तेरे ऊपर अत्याचार करने लगे। तो अगर अत्याचार होता है तो तू उसका विरोध करना। लड़की की तरह कमज़ोर ये मत दिखाई, सामने वाले को ये मत दिखना कि तू कमज़ोर है, कि लड़की की तरह कमज़ोर बनकर मत रहना। तुम अपने परिवार की लोकलाज सभी का ध्यान रखना, लेकिन कमज़ोर दिखाई मत देना। तो इस प्रकार से इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, और लड़की ने अपनी माँ को बहुत अच्छे तरीके से, लड़की की माँ ने बहुत अच्छे तरीके से लड़की को समझाया है। तो कवि का यही दिखाने का मतलब है कि भाई लड़की की शादी के वक्त उसकी माँ उसको किस तरह से समझाती है।